नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने हैं गुप्त काल के राजाओं के बारे में जानकारी लेकर। हम बात करेंगे आज गुप्त काल की, जो पहले कभी कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश और बिहार इन दो जगहों पर सामंत बनने के बाद जब कुषाणों का लगभग 230 या 40 ईस्वी के पास अंत हो गया, तो नागों में और गुप्त काल के राजाओं में एक संघर्ष होता है। शुरुआती गुप्त काल के राजाओं के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, या तो हो सकता है कि उनके बारे में कोई भी अभिलेख या कुछ भी जानकारी उन्होंने अपने बारे में ना लिखी हो, शायद उनका साम्राज्य इतना बड़ा ना भी रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या उनके दरबार में कोई ऐसे कवि ना हो जिस तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, जिस कारण उनकी हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि शुरुआती आरंभिक राजा नहीं थे, बल्कि तब कुषाणों की सत्ता यहां पर थी और वो उनके सामंत कहलाते थे। सामंत के लिए मैंने इससे ठीक पिछला वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सामंत शब्द के बारे में। तो वो इनके सामंत हुआ करते थे कुषाणों के, और यही सामंत बाद में जब प्रभावशाली हो जाते थे या सत्ता मुक्त जब हो जाती थी, तो सामंत उस क्षेत्र पर अपना अधिकार करके स्वयं राजा बन जाते थे। कुछ ऐसा ही वाकया कुषाणों के अंत के समय में हुआ। उत्तर प्रदेश और बिहारों का एक सामंत गुप्त नाम से जाना जाता था, जिसने की स्थापना सन 240 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की। और इत्सिंग जो एक चीनी यात्री था, जो लगभग 670-75 के आसपास भारत आया था, उसने अपनी पुस्तक में भी ये लिखा है कि श्रीगुप्त ने, श्री उसकी उपाधि थी, गुप्त उसका नाम था, श्रीगुप्त ने गया में बौद्ध भिक्षुओं को 20 गांव दान किए। जैसा आप देख रहे हैं, इत्सिंग के अनुसार बौद्धियों को 20 गांव दान दिए। इससे ज्यादा जानकारी हमें श्रीगुप्त के बारे में नहीं पता चलती। अच्छा, गुप्त काल के राजाओं के बारे में पढ़ने में एक अच्छी सुविधा होती है। गुप्त काल के ज्यादातर राजाओं ने 40-40 साल शासन किया, जिससे हमें यह साल याद करने में ज्यादा समस्या नहीं होती। 240 से 280 ईस्वी तक रहे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त का काल। यहां पर सामंतों को महाराजा कहा जाता था, ध्यान दीजिए, महाराजा सामंतों को। और जो वास्तविक राजा होता था वो महाराजाधिराज की उपाधि लेकर वास्तविक संस्थापक कहलाता था, यानी कि महाराजा सामंत। परंतु एक विस्तृत क्षेत्र पर राज्य करने वाले को महाराजा की उपाधि से बड़ी उपाधि नवाजने के लिए अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि देनी पड़ती थी। गुप्त काल का दूसरा राजा था घटोत्कच। ये भी मात्र 40 साल शासन करके गया, मात्र से आप ज्यादा इत्तेफाक मत रखिए। 280 से 320 ईस्वी तक रहा घटोत्कच का राज्य। देखिए आप, गुप्त काल बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये वैष्णव धर्म का साम्राज्य है। जिस तरह से मौर्यों ने पूरे भारत को एक किया, उसके बाद कई खंडों में भारत विभाजित हुआ। तत्पश्चात एक लंबे समय के बाद गुप्त वंश ने एक बार फिर से इस आर्यव्रत को एक कर दिया, जिस कारणवश इसको पढ़ने में ज्यादा समस्याएं नहीं होती। और जबकि ये भी मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मौर्यों के बाद सबसे महत्वपूर्ण वंश है। मौर्यों के बराबर ही आप कहेंगे इसको भी महत्वपूर्ण के हिसाब से। मैंने जितने पिछले पुराने पेपर्स देखे हैं उसमें गुप्त काल के सवाल अवश्य आए हैं। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के वास्तविक संस्थापकों की। वास्तविक संस्थापक से तात्पर्य है जो कुषाणों का सामंत नहीं होगा, वो महाराजा भी नहीं कहलाएगा, वो सीधे महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा। अपनी नई उपाधियों के साथ वो ये साबित करेगा कि हम किसी के सामंत नहीं हैं, हमारा स्वयं का यहाँ पर शासन आरंभ हो गया है। स्वतंत्र शासक और सामंत में ही तो फर्क था। सामंत को नजराने पेश करने पड़ते थे, किसी के अंडर कार्य करता था, और स्वतंत्र शासक स्वयं उस जनता का मालिक है। तो वास्तविक संस्थापक कौन कहलाया इस साम्राज्य का? वास्तविक संस्थापक कहलाया चंद्रगुप्त प्रथम। उससे पहले थे कुषाणों के सामंत, जिनके पास थी मात्र महाराजा की उपाधि। अब है महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम। हमने कहा सभी शासकों ने 40 साल शासन किया, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने मात्र 15 साल राज्य किया। ये भी आप गौर करिए। 320 ईस्वी में माना जाता है इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होते ही इन्होंने 26 फरवरी 320 को गुप्त संवत प्रारंभ किया। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई बार ये सवाल पूछा जाता है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम। 2 चंद्रगुप्त आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त द्वितीय बड़े प्रसिद्ध थे, उनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी, पर फिलहाल हम उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, जिन्होंने ली महाराजाधिराज की उपाधि। क्यों ली? आपको पता है,
320 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होते ही इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की। इस गुप्त संवत के बारे में हमें जानकारी मथुरा अभिलेख में मिलती है। आप कोई भी जानकारी ले रहे हैं तो स्रोत अवश्य हमेशा अपने पास रखिए कि ये जानकारी कहां पर है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे ज्ञानचंद की पुस्तक के अनुसार या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, नहीं, मथुरा अभिलेख के अनुसार, बड़े बड़े राइटर्स जो पुराने दौर के थे, आर्यभट्ट की किताब के अनुसार, इस तरह से आप लिखेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। अच्छा, इनके कुछ सिक्के मिले थे। उन सिक्कों में एक तरफ तो चंद्रगुप्त प्रथम अपनी पत्नी जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी मतलब नेपाल में पड़ता है, ये जगह भज्जी में पड़ता था पहले, वैशाली के पास, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी उनके कुमार देवी, उनके साथ इनका विवाह हुआ। तो इनके सिक्कों में एक तरफ तो ये लिच्छवी राजकुमारी के साथ बैठे हैं, यहां से सुनिए, और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की प्रतिमा है सिक्कों में। ये इनके सिक्के हमें वहां पर मिलते हैं जहां जहां पर इनका साम्राज्य विस्तृत है। हालांकि साम्राज्य का उतना अत्यधिक विस्तार अभी नहीं हुआ है। गुप्त मात्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। यहाँ पर जो सिक्के हमें मिलते हैं, लिच्छवी राजकुमारी, कुमार देवी से इनका विवाह हुआ, जो सिक्कों पर इंगित है। ये आपको पता होगा कि भारत में मंदिर बनाने की प्रथा सबसे पहले गुप्त काल में ही चली। इससे पहले, जब हमने पहले भी कहा कि बौद्ध धर्म का बोलाबाला था, तो बौद्ध मठ बनते थे, स्तूप बनते थे, चैत्य बनते थे, विहार बनते थे, लेकिन मंदिर अभी तक नहीं बना था। तो देखिए कितने वर्षों के बाद 500 ईसा पूर्व गीता और रामायण लिखी गई, 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद लिखा गया था। मेरे पुराने वीडियो देखिए इतिहास के। परंतु मंदिर बनाने का निर्माण कार्य अब आरंभ हुआ गुप्त काल में। अभी तक जितने भी राजा मिले आपको, अशोक, चंद्रगुप्त, सब बौद्ध और जैनिज्म के थे, लेकिन अब हिंदुओं के राजा यहाँ पर आ गए। अब देखिए जनता का भी सीधे धर्मांतरण होगा। सारी जनता बौद्ध थी, अब परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये गुप्त काल के राजा वास्तव में बड़े महान थे। इनके क्रियाकलापों से ही लोग बड़ा प्रभावित हो जाते थे। देखिए स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन इन्होंने किया। न सिर्फ स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, बल्कि गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। सुनिए ध्यान से बातों को। आपने पुराने अध्याय में, वीडियोस में देखा होगा कि कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के, दिल्ली का इतिहासकार प्लेनी लिखता था कि मुझे बड़ा दुख होता है कि एक भारत का व्यापारी यहां से सारी स्वर्ण मुद्राएं, शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं ले जा रहा है। वो व्यापारी कौन था? कनिष्क। कुषाणों ने उत्तर भारत में सिक्के संचलित किए, इकट्ठे किए। हिंदू यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। अब वो सारा साम्राज्य गुप्तों के पास आ गया। उससे क्या निष्कर्ष निकला कि गुप्त काल के पास, क्योंकि ये कुषाणों के सामंत थे, सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में सोने के सिक्के थे। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए, तो आपका उत्तर होगा गुप्त काल में। तो स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया। इसके बाद आप निचली वाली लाइन देखिए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक बज्जिक द्वारा कौमुदी महोत्सव लिखा गया। वास्तविक संस्थापक तो था ये। अच्छा, चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना एक नीति शास्त्र से की जाती है। ध्यान से सुनिए, ये परीक्षा के लिए उपयोगी है। निम्न में से किस ग्रंथ, किस रचना को चाणक्य के अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है? तो इसके समय में कमंडक ने लिखा था नीति शास्त्र। ध्यान से देखिए आप, नीति शास्त्र कमंडक द्वारा रचित, जिसको क्या कहा जाता है, इसकी तुलना की जाती है चाणक्य के, ध्यान से सुनिए, अर्थशास्त्र से। यानी कि उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा गया अर्थशास्त्र इस चंद्रगुप्त प्रथम के नीति शास्त्र के कंपेयर में है। ठीक है ना। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दीनार और चांदी की मुद्राओं को रुपये का कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये तो था चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 320 ईस्वी से 335। अब जो अगला राजा है, अच्छा इनके राज्याभिषेक के बारे में बता दूं। राज्याभिषेक के बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिलती है बज्जिक, एक राइटर है बज्जिक, उनके द्वारा लिखे गए कौमुदी महोत्सव से। देखिए बज्जिक द्वारा कौमुदी महोत्सव से हमें पता चलता है कि इनका राज्यारोहण कैसे हुआ और राज्याभिषेक के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। देखिए उपाधि है पराक्रमांक। गुप्त काल का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजाओं में से एक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने एक किताब लिखी है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें यह लिखा है कि ये भारत का नेपोलियन है। ये एक सेनापति के तौर पर युद्ध में जाता था। ये बात जग जाहिर है कि ये कुषाणों के सामंत थे और अब रथ का प्रचलन नहीं था।
रथ और हाथियों पर बैठकर लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि अब सीधे घोड़े पर बैठकर तीर कमान चलाए जाते थे। आप लड़ाइयों में देखते होंगे कि जो राजा है मोस्टली वो हाथी पर बैठकर पूरा जबरदस्त होकर बैठ आता था लास्ट में। उससे पहले उसकी सेना लड़ती थी, सेनापति लड़ता था, और हाथी पर बैठा विराजमान अंत में, मतलब उसकी पूरी सेफ्टी की जाती थी। परंतु समुद्रगुप्त एक सेनापति की हैसियत से लड़ता था। देखिए बड़ी बात ये थी, सेना के आगे वो खुद लड़ता था, तो सोचिए आप कितना वो पराक्रमी था। उसके पराक्रम की दास्तां हमें प्रयाग प्रशस्तिकरण में दिखती है जो हरिसेन द्वारा रचित है। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से ही हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि समुद्रगुप्त का कोई दरबारी कभी था या नहीं था हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, ना ही पुस्तकों में उसके बारे में ज्यादा लिखा गया। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया उसका अभिलेख उसके पराक्रम को बताने के लिए काफी था। उसके अनुसार न सिर्फ वो भारत का नेपोलियन था, बल्कि उसने 8 उत्तर भारत के और 12 दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। दक्षिण भारत 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक वहां पर संगम काल चला, चोल चेर पांड्य। अभी तक आपने देखा कि मौर्यों ने भी वहां पर हमला नहीं बोला। बकायदा गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्यों से बहुत छोटा था। मौर्य साम्राज्य न सिर्फ भारत की सीमा में था, बल्कि भारत के बाहर भी एक लंबी सीमा तक विस्तृत था। गुप्त साम्राज्य भारत की सीमा के अंतर्गत ही आप उसको रख सकते हैं। परंतु गुप्त साम्राज्य ने ही दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत को जीता। इससे पहले किसी ने नहीं जीता। दक्षिण भारत पर हमले की कोई योजना नहीं भी बनाई गई, क्योंकि वहां पर नदियों के किनारे अनेक छोटे छोटे छत्रप बने हुए थे, जिनसे बारी बारी से युद्ध करना पड़ता था। समुद्रगुप्त ने 12 साम्राज्यों को जीतने के बाद भी उनको उनका हिस्सा वापस दे दिया, उनको साम्राज्य करने दिया, बल्कि जो पहले राजा थे उनको पराजित कर दिया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के इन साम्राज्यों पर कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि उत्तर भारत के 8 राज्यों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि अभी तक जो आपको बिहार और उत्तर प्रदेश तक मात्र साम्राज्य दिख रहा था, वो समुद्रगुप्त की इन विजयों के कारण अब विस्तृत क्षेत्र पर फैलना प्रारंभ हो गया। देखिए आप, विस्तृत जानकारी के अनुसार हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति का संबंध हरिसेन से है, जिसमें समुद्रगुप्त की व्याख्या की गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। विस्तृत जानकारी के अनुसार हरिसेन के प्रयाग प्रशस्तिकरण, जिसके अनुसार दक्षिण भारत के 12 व उत्तर भारत के 8 राज्य जीते, ऐसा लिखा है विंसेंट आर्थर ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि यही है भारत का नेपोलियन, इसकी पहचान भारत के नेपोलियन। प्रयाग प्रशस्ति ये वही स्तंभ है जहां पर अशोक ने भी अपना अभिलेख लिखा है, लेकिन अशोक उदार था और ये सेनापति। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के सबसे महान शासक के बारे में। जी हां, हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या हम कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। आपको पता होगा कि विक्रमादित्य की उपाधि ज्यादातर शकों को पराजित करने के बाद ही मिलती थी, और गुजरात की एक शाखा, पुराने वीडियोस में देखिए प्लेलिस्ट में मैंने बताया है कि शकों की एक शाखा गुजरात में बड़े लंबे समय तक राज्य करती है, क्योंकि वो समुद्री किनारा होने के कारण, लोथल और अन्य समुद्री क्षेत्रों के नजदीक होने के कारण व्यापारिक संबंध अच्छे स्थापित कर लेते थे, जिससे उनके पास आर्थिक समृद्धि अत्यधिक हो गई थी और उनको पराजित करना असंभव था। गुजरात उनका गढ़ बन गया था। ऐसे में गुप्त साम्राज्य अभी वहां पर नहीं पहुंचा था, परंतु एक घटना घटती है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात विशाखदत्त रचित, विशाखदत्त जिन्होंने चाणक्य के बारे में भी, चंद्रगुप्त के बारे में भी मुद्रा राक्षस में लिखा था, उन्होंने, मेरे ख्याल से विशाखदत्त को बड़ा दिलचस्पी रही है चंद्रगुप्त नाम के कैरेक्टर्स में, क्योंकि आप उनकी जो भी किताब देखेंगे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ज्यादातर दिखते हैं। तो उनकी एक कृति है देवी चंद्रगुप्तम, नोट करिए, देवी चंद्रगुप्तम। और उसमें क्या लिखा है ये भी जान लीजिए आप। उसमें ही तो लिखा है इसका कैसे राज्याभिषेक होता है। तो देवी चंद्रगुप्तम में ये लिखा है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र जो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था रामगुप्त, वो गद्दी पर बैठता है। घटना है 375 की। 375 में गद्दी पर बैठता है रामगुप्त। परंतु क्या होता है कि रामगुप्त ज्यादा योद्धा के तौर पर नहीं होता है। जिस तरह से पिताजी थे बहुत महान योद्धा, रामगुप्त में थोड़ा कायर सा होता है।
उसकी पत्नी को लेकर शक राजा बास भाग जाता है। एक सौदा करता है कि या तो आप साम्राज्य छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए, या अपनी पत्नी दे दीजिए। तो उस सौदे में रामगुप्त अपनी पत्नी को दे देता है शक राजा को। जब ये बात छोटे भाई चंद्रगुप्त को पता चलती है, वो बड़ा नाराज होता है, ऐसा क्यों किया। फिर क्या होता है, फिर वो सबसे पहले तो जाकर युद्ध लड़ता है शक्कों को, और पराजित करके ध्रुव स्वामिनी, जो उसकी पत्नी थी, ध्रुव स्वामिनी को उठाकर ले आता है। और उसके बाद अपने बड़े भाई की दुर्बलता को देखते हुए अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। हालांकि गुप्त काल में बड़ा शांति रही, बड़ी अच्छा वहां पर कार्यकाल रहा, परंतु इस मैटर को भी आप देखिए जो देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। देखिए अब आपको समझ में आया अब होता क्या है। लड़ाई शक्कों के साथ हो चुकी है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी को लेकर आया, अपने बड़े भाई को मार दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। लेकिन अब उसके सबसे बड़े दुश्मन शक। होता क्या है, शक्कों को पराजित करने के लिए ये नीचे जो डेक्कन का क्षेत्र है, दक्कन का यानी कि महाराष्ट्र का क्षेत्र, वहां पर तब वाकाटक नरेश शासन कर रहे थे। वाकाटक वंश एक अलग वंश है जो गुप्तों के समानांतर ही डेक्कन के क्षेत्र पर राज्य कर रहा था। दक्षिण भारत के ये क्षेत्र, ये क्या करता है, ये जाकर अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से कर देता है, और वैवाहिक संबंध स्थापित होते ही उनके साथ मिलकर तैयारी शुरू कर देता है शक्कों के खिलाफ, और उसके बाद ये शक्कों को पराजित कर देता है। देखिए आप, लगभग 400 साल के बाद ये शक्कों की इतनी मजबूत शाखा सीधे गुप्तों से हार गई, यानी कि चंद्रगुप्त ने वो काम कर दिखाया, शक्कों को पूरी तरह से मूलतः नष्ट कर दिया। यानी कि शक्कों से जो अभी तक एकमात्र शाखा गुजरात में टिकी थी, पराजित कर दी, और अब गुजरात पर अधिकार हो गया गुप्त काल का। बहुत बड़ी ये बात थी। और शक्कों को पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त ने एक उपाधि धारण की, जिसका नाम था विक्रमादित्य की उपाधि। देखिए ध्यान से, अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से कराया। भाई रामगुप्त ने शक नरेश को परास्त करके अपना राज्याभिषेक कराया देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार। शक विजय इतनी बड़ी थी कि इसके बाद खुशी में पूरे क्षेत्र में चांदी के सिक्के बांटे गए ये विक्रमादित्य के समय में। वास्तव में देखा जाए तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय ही स्वर्णिम काल के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों? ये वही दौर है जहां पर फाहियान भारत आया था, और फाहियान ने भारत में देखा था कि हर तरफ प्याऊ ही प्याऊ है, चौराहे पर पानी की व्यवस्था है, एक भी घर में ताला नहीं लगा है। जैसा आप कहते थे ना कि एक दौर ऐसा भी था कि घर में ताले नहीं लगते थे। हर किसी के पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, कोई भी गरीब नहीं है। रात को एक भी आदमी भूखा नहीं सोता। अगर एक भी आदमी भूखा सोता है तो पूरा क्षेत्र उसको पकड़ने आ जाता है। मैं यहाँ पर बौद्ध धर्म को देखने आया था, परंतु यहाँ का राजा वैष्णव धर्म का अनुयायी है, और वैष्णव धर्म के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ पर बौद्ध लोग मिल ही नहीं रहे हैं। गौतम बुद्ध की कर्म भूमि कौशल में मात्र 200 बौद्ध भिक्षु मिले हैं, जो अत्यंत बहुत बुरा लगता है उसको ये जानकर। तो ऐसी घटनाएं फाहियान ने जब 399 ईस्वी में आया वो देखने को मिली। तो ये साबित करता था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य कितना समृद्ध और शक्तिशाली था, और साथ ही साथ उस साम्राज्य में कितनी शांति व्यवस्था बनी हुई थी। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में बहुत ज्यादा टेक्निकल आदमी भी बहुत थे। माना जाता है कि महरौली का लौह स्तंभ जिस पर आज तक जंग नहीं लगा वो इसी के समय का था। सोचिए आप, तो इनके दरबार कवियों में ना सिर्फ गणितज्ञ, ना सिर्फ भौतिज्ञ, कितनी बड़ी एक खोज रही होगी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था। अगर मैं आपको उनके नाम बताना शुरू कर दूं कौन कौन इसके दरबार में था, तो आप हैरान हो जाएंगे। आर्यभट्ट गणित के लिए, सुना आपने, सुश्रुत बायोलॉजी के लिए, जिन्होंने 12 मिहिर, जिन्होंने बृहद संहिता लिखी, और इन सबके इतर कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। देखिए आप, ये देखिए आप, कला व साहित्य का यह स्वर्णिम काल था। कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम लिखी, आर्यभट्ट, सुश्रुत, अमर सिंह, बालानीर, ब्रह्मगुप्त, ये वो बड़े नाम हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अब आप बताइए, इतने महान नाम जिस राजा के दरबार में होंगे, उस साम्राज्य को पराजित करना कितना मुश्किल काम रहा। तो ये तो था। अब देखिए एक और बड़ी कृति जो इनके दौर में घटी। इन्होंने न सिर्फ वैष्णव धर्म को माना, बल्कि इन्होंने अन्य धर्मों का भी बहुत अच्छे से सम्मान किया, जिस कारण फाहियान भी इनके बारे में ज्यादा गलत नहीं लिख पाया। इन्होंने अजंता की गुफाओं का निर्माण पूरा कराया।
अजंता की गुफाओं का निर्माण पूरा कराया, भारत में सबसे पहले मंदिरों का निर्माण कराया, बल्कि लंबे समय से रुके पुराणों के निर्माण कार्य को भी यहीं पर समाप्त किया गया। नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक और कलात्मक कृत्यों के बारे में। फिलहाल मैं आपको आज की वीडियो के लिए बता दूं कि अजंता की गुफाओं का निर्माण अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो गुप्तों ने कराया। नोट कर लीजिएगा आप, ठीक। अच्छा, बैष्णव के अनुयायी थे। फाहियान की यात्रा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठता है। 40 साल का टाइम पीरियड चल रहा है, हालांकि 1 साल कम हो गया रामगुप्त की वजह से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो 415 ईस्वी में 40 वर्ष के लिए अब गद्दी पर बैठता है महेंद्रादित्य नाम की उपाधि लेने वाला कुमारगुप्त, जिसको सक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्र गुप्त के बारे में मैं एक बार आपको बता दूं कि ये बड़ा प्रसिद्ध है और परीक्षा में इससे संबंधित सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, इसकी स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर होगा कुमारगुप्त ने। ध्यान से सुनिए आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है गुप्त काल से कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा। जबकि विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला। उस दौर में वो भारत में आता था, लेकिन फिलहाल तक्षशिला की स्थिति है पाकिस्तान में, इसलिए भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय होगा नालंदा और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है गुप्त काल के राजा कुमारगुप्त को। देखिए आप, कुमारगुप्त जिसने उपाधि ली महेंद्रादित्य की भी, देख लीजिए आप, ठीक। अच्छा, सक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंतिम समय में हूणों का आक्रमण होता है। एक कृति में ऐसा माना गया है, एक अभिलेख में, कि इसको कोई हूण का राजा महाराजा के नाम से बुला रहा है। महाराजा से तात्पर्य आपको आरंभ में ही बताया है कि इसको एक सामंत या साधारण शब्द हुआ उस दौर का महाराजा बोला गया है। तो माना गया है कि कुछ समय के लिए अंतिम समय में हूणों ने यहाँ पर कब्जा किया था, परंतु कुमारगुप्त ने फिर से वापसी करके उन्हें खदेड़ा। ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन एक जानकारी है। कुमारगुप्त के अंतिम समय से हूण, जो चीन की बर्बर जनजाति थी, उनका आक्रमण शुरू हो जाता है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जब गद्दी पर बैठता है तो हूणों के लगातार आक्रमण बढ़ते रहते हैं। यह गुप्त काल का अंतिम प्रतापी राजा है जो हूणों का सफलतापूर्वक सामना करता है, क्योंकि इसके बाद हूणों के लगातार आक्रमण से गुप्त साम्राज्य प्रभावित होता है। आने वाले राजा इतने योग्य नहीं होते कि वो हूणों के आक्रमण को झेल पाए, जिस कारण गुप्त वंश अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चलता है। तो स्कंदगुप्त ही इनका अंतिम प्रतापी राजा होता है, जो मात्र 12 साल के लिए गद्दी पर बैठता है 455 ईस्वी से 467। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है और वो अपने सामंतों में टुकड़ों में विभाजित भी होने लगता है। इसकी प्रमुख घटना मैं आपको बता दूं, इसने सुदर्शन झील, जिसके बारे में आप बार बार पढ़ रहे हैं जूनागढ़ अभिलेख में भी, पहले भी, उसका जीर्णोद्धार भी इसने कराया। तो इसके बाद भी अनेक राजा इसमें आए, जिसके हम अगले चैप्टर में जब हम बताएंगे गुप्त काल के बारे में, वो 2 या 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें स्पष्ट उल्लेख इसमें करेंगे। फिलहाल ये वीडियो ज्यादा लंबे ना हो, इसलिए मैंने सोचा था इसके ऊपर एक वीडियो और बनेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी गुप्त काल के बारे में, हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद।